प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है विकास, डेवलपमेंट। विकास सामाजिक परिवर्तन के स्वरूपों में से एक है। जिस तरह से सामाजिक परिवर्तन के जो विभिन्न स्वरूप है, जैसे उद्विकास है, प्रगति है, क्रांति है, उसी प्रकार से उन स्वरूपों में से एक स्वरूप है विकास। उद्विकास हमने पढ़ा है कि जब किसी वस्तु या समाज में सरलता से जटिलता की तरफ, असंबद्धता से संबद्धता की तरफ, अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ जब आंतरिक शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है तो उसको हम उद्विकास कहते हैं। परंतु विकास जो होता है वो प्रयासों के द्वारा होता है। कहने का तात्पर्य है, अगर साधारण शब्दों में हम यूं कहें कि विकास का तात्पर्य नियोजित सामाजिक परिवर्तन से है, तो अगर एक शब्द में पूछा जाए विकास का, डेवलपमेंट मीन्स प्लान चेंज। नियोजन के द्वारा लाए गए किसी भी परिवर्तन को हम विकास कहेंगे। जैसे कि पंचवर्षीय योजना है, हम उसे विकास कहेंगे। विकास जो है वो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे आरक्षण समाज के जो निम्न वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए लागू किया गया, परंतु इसमें सामान्य वर्ग के द्वारा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो सभी वर्गों के द्वारा समान रूप से जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जैसे कि औद्योगिकीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उससे हम सब जानते हैं कि किसी भी राज्य का, समाज का या राष्ट्र का विकास होता है, परंतु पर्यावरणवादियों के द्वारा, एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा ये स्वीकार्य नहीं है। योगेंद्र सिंह कहते हैं, अब हम इसी तरह से एक चीज की बात कर सकते हैं, जैसे कि परमाणु बम की हम अगर बात करें तो परमाणु बम जो है वो विकास का द्योतक है किसी भी राष्ट्र के लिए, परंतु ये सभी समाज के लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि परमाणु संयंत्र ये जो है वो समाज के सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा, तो वो जो है वो प्रगति के अंतर्गत कहलाएगा। परंतु परमाणु बम वो एक्सेप्टेबल नहीं है, नकारात्मक प्रभाव है उसका। योगेंद्र सिंह एक बात कहते हैं कि विकास जो है वो नियोजित सामाजिक परिवर्तन की कार्य नीति है जो कि समाज के सदस्यों के द्वारा वांछनीय मानी जाती है। डेवलपमेंट इज ए स्ट्रेटजी ऑफ प्लान चेंज, प्लान सोशल चेंज विच इज कंसिडर्ड डिजायरेबल बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है सभी सदस्यों के द्वारा डिजायरेबल नहीं होती है, कुछ सदस्य इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं फुल्ली। इसी तरह से विकास जो है उसके बारे में योगेंद्र सिंह एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नए आविष्कारों तथा व्यवहार के नए तरीकों के द्वारा समाज में होने वाले नियोजित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को ही विकास कहा जाता है। अतः विकास का संबंध उन सभी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से है जो नई प्रौद्योगिकी के द्वारा योजनाबद्ध रूप से लाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज किसके द्वारा? नए इन्वेंशन के द्वारा, नए तरीकों के द्वारा। और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को कितना परिवर्तित कर देती है, जैसे कि टेलीविजन है, जैसे कि कंप्यूटर है, जैसे कि मोबाइल है, और आज कोविड-19 के दौरान आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली हो गई है वो ऑनलाइन हो गई है, और जो भी मीटिंग्स होती है वर्चुअल्स होती है, एजुकेशन वर्चुअल हो गई है। तो इस तरह से इस प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में कितने परिवर्तन ला दिए हैं। तो व्यवहार के भी नए नए तरीके हमारे जीवन में डेवलप हो गए हैं, तो इसी को हम विकास कहेंगे। फिर बात करते हैं गुरनार मिडल की, जिनकी पुस्तक है एशियन ड्रामा। उसमें वो कहते हैं कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में व्यवहार के नए और तार्किक साधनों की खोज के द्वारा उपयोगी परिवर्तन लाना ही विकास है। ये भी बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन की,
और योगेंद्र सिंह भी बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन की। तो व्यवहार के नए और तार्किक साधनों की खोज के द्वारा उपयोगी परिवर्तन लाना, तो हम सब जानते हैं कि ये जो तार्किक साधनों की खोज है, विज्ञान के डेवलपमेंट के बाद जो नए-नए इन्वेंशन हुए और उन इन्वेंशन ने हमारे सामाजिक जीवन को और आर्थिक जीवन को किस तरह से परिवर्तित कर दिया है, उसी को वो विकास कहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक जीवन में जब परिवर्तन होता है, उत्पादन के साधनों में जब परिवर्तन होता है, तो उससे जुड़ी हुई सभी संरचनाएं हमारे जीवन में, चाहे वो कानून हो, चाहे सांस्कृतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे नैतिक जीवन हो, नैतिक हो, सब में परिवर्तन आ जाता है। हमारे व्यवहार में, हमारे मूल्यों में, हमारे विचारधाराओं में जब उत्पादन के तरीके बदलते हैं, तो ये सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी जो है विकास के सभी आयाम, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सब एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इसी तरह से मैक्स वेबर ने भी अपना जो अध्ययन किया है और अपनी पुस्तक लिखी है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उन्होंने विश्व के प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया और अध्ययन करके उन्होंने ये बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म की जो आचार संहिता है, वो आचार संहिता ऐसी है कि उन्होंने पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया और इसी के कारण जो है ब्रिटेन आदि में जो पूंजीवाद का विकास हुआ। तो किस तरह से एक धार्मिक जीवन, एक आचार संहिता, एक समाज की वैल्यूज जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करती है, क्या करती है, उसको प्रेरित करती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में वो परिस्थितियां जो है, धार्मिक परिस्थितियां सहायक होती है। इसका तात्पर्य है कि सभी एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, सभी और आर्थिक जीवन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकास का संबंध ऐसी दशा से है जिसमें हमारा सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन अधिक व्यवस्थित बनने लगता है। बॉटोमोर ने कहा है कि समाजशास्त्रीय अर्थ में विकास शब्द का प्रयोग ऐसी दशा के लिए किया जाता है जिसमें मनुष्य अपनी ज्ञान और कुशलता के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों से छुटकारा पाने में सफल हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक खोज, जिसके द्वारा मानव जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने आप में जो है वो अपने शक्ति के प्रभाव से उसको भी प्रभावित कर सकता है। अपनी ज्ञान और कुशलता के द्वारा नेचुरल एनवायरनमेंट के जो इफेक्ट्स है उसको भी उससे भी छुटकारा पा सकता है। जैसे कि आज मानव ने अपने प्रयासों से जो है बड़े-बड़े बांध बनाए हैं, नदियों की धाराएं मोड़ दी है, पहाड़ों पर कई रहने लायक स्थान बना लिए हैं। न केवल पहाड़ों पर, दुर्गम स्थानों पर, बल्कि अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। मंगल में जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही है। तो ये सब विकास के अंतर्गत कहलाएगा। तो विकास को उन्होंने दशा से संबोधित करते हुए कहा है, ये एक ऐसी दशा है जिसमें मनुष्य अपनी ज्ञान और कुशलता से प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों से छुटकारा पाने में सफल हो जाता है। मनुष्य ने रॉकेट का आविष्कार कर लिया है। तो ये जो परिभाषा है बॉटोमोर की, वो प्रौद्योगिकी विकास के आधार पर उन्होंने बताई है। विकास की अब हम विशेषताओं की बात करेंगे कि विकास की कौन-कौन सी विशेषताएं हैं। अब हम पहली विशेषता की विकास जो है आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाली वृद्धि है। आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाली वृद्धि से हमारा तात्पर्य है कि अभी जैसे कि आपको बताया है कि प्रौद्योगिकी जब नई-नई प्रौद्योगिकी आती है तब तक वो समाज में परिवर्तन लाती है और प्रौद्योगिकी के द्वारा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक जो विकास है उसकी गति तेज हो जाती है। उत्पादन जो होता है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होने लगता है और जैसे ही आर्थिक दशाएं और उत्पादन के तरीके बदलेंगे, वैसे ही उस देश की संस्कृति में और समाज में जो है विभिन्न प्रकार के
परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है प्राकृतिक पर्यावरण पर नियंत्रण की जो बात करते हैं, जो कि अभी बताया है आपको कि किस तरह से विकास ने जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, और आज जो है वो मनुष्य जो है विभिन्न खनिज भंडारों की खोज कर लिए है उसने, और उसने कई नए नए आविष्कार किए हैं। दुर्गम स्थानों पर भी उन्होंने आवास बना ली हैं, नदियों की दिशाएं उन्होंने मोड़ दी है। तो इस तरह से उसने जो है आकाश में और समुद्रों में भी विभिन्न प्रकार की खोज की है। तीसरी जो विशेषता है श्रम विभाजन, विशेषीकरण तथा तार्किक व्यवहारों में वृद्धि ही विकास है। श्रम विभाजन अर्थात कार्यों का विभाजन। जैसे जैसे कार्यों का विभाजन या विभेदीकरण बढ़ता जाता है समाज में, हम इसकी बात करते हैं विभेदीकरण की। तो जैसे जैसे विभेदीकरण बढ़ता है, संस्थाएं अलग अलग तरह के काम करने लगती है, और समाज में श्रम विभाजन, कार्यों का बंटवारा होने लगता है। तो एक व्यक्ति जो है एक विशेष प्रकार का कार्य करते करते उसमें विशेषीकृत हो जाता है, और जब वो उसमें विशेषीकृत हो जाता है तो उसका उत्पादन पर, उसकी कुशलता का जो है उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है, जिससे कि विकास बढ़ता है। तार्किक तार्किक व्यवहारों में वृद्धि, रैशनैलिटी जो बिहेवियर है, रैशनल बिहेवियर में इंक्रीज होने से क्या होगा कि हम धार्मिक जो बातें हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, हमसे उनसे दूर होकर हम व्यवहार में उन चीजों को अपनाएंगे जिसके साथ कोई तार्किक पक्ष हो, तो उसे भी हम विकास का ही द्योतक मानते हैं। गतिशीलता विकास का एक विशेष लक्षण है। व्यवसाय की खोज में पहले तो जाति आधारित व्यवसाय होते थे, परंतु विकास के साथ गतिशीलता में भी बढ़ोतरी हुई है, और व्यवसाय के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में जाने लगा है, और ये जो मूवमेंट है वो पहले ऐसे मूवमेंट नहीं होते थे। तो गतिशीलता को विकास का एक विशेष लक्षण माना है। विकास की प्रकृति जो है वो मापनीय होती है। विकास को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? किसी भी राष्ट्र के विकास को हम प्रति व्यक्ति आय से, या हम प्रति राष्ट्रीय आय के आधार पर कि उस देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, उस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उस आधार पे हम उस देश के विकास को मेजर कर सकते हैं। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। आयाम जैसे कि विकास में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानवीय विकास, सतत विकास, क्षेत्रीय विकास। विकास के बहुत सारे आयाम हैं, और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये रिवर्सिबल नहीं है, ये वापस पीछे नहीं मुड़ती है, हमेशा एक ही दिशा में आगे की तरफ मुड़ती है। अगर अब आज हम उस युग में, आज हम कहाँ, हमने कई बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, वहां से अगर हम वापस पुनः आदिम युग में जाना चाहें, ये संभव नहीं है। तो विकास जो है इरिवर्सिबल है, या जो होता है ना अवर्तनीय है, मतलब पीछे की तरफ ये नहीं मुड़ता है। तो विकास नियोजित सामाजिक परिवर्तन है जो कि जीवन के सभी पक्षों से जुड़ा हुआ है, और इसे हम एक बहुआयामी प्रक्रिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम आर्थिक समृद्धि की। आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले सुम्पेटर ने 1911 में प्रकाशित अपनी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक एक लेख में उन्होंने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की अवधारणाओं में अंतर स्पष्ट किया। आर्थिक समृद्धि का संबंध विकसित राष्ट्रों से है, जबकि आर्थिक विकास जो कि विकसित राष्ट्र जो कि आर्थिक विकास की दौड़ में बहुत आगे निकल गए हैं। आर्थिक समृद्धि जो है एक स्वाभाविक और सामान्य प्रक्रिया है, जो विकसित समाजों में लगातार चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। जब विकसित राष्ट्रों की जो राष्ट्रीय आय है
और उत्पादन में लगातार वृद्धि होती रहती है तो एक दशा ऐसी आती है, तो उस दशा को ही हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आर्थिक समृद्धि का संबंध तो वर्तमान की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों से है। तो सुम्पेटर क्या कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि एक ऐसा दीर्घकालीन परिवर्तन है जो जनसंख्या तथा बचत में होने वाली सामान्य वृद्धि के कारण होता है। मतलब सामान्य वृद्धि के जनसंख्या और बचत में, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने कि विकसित राष्ट्र में जब लगातार राष्ट्रीय आय बढ़ती रहती है और उत्पादन में वृद्धि होती रहती है तो एक दशा ऐसी आ जाती है कि वो दशा आर्थिक समृद्धि कहलाती है। मतलब उत्पादन से जो लाभ हो रहा है वो बचत के रूप में लगातार एकत्र हो रहा है और उसका वापस विनिवेश हो रहा है, तुरंत उसको रीइन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो धीरे धीरे स्थिति जो होती है वो आर्थिक समृद्धि की स्थिति में आ जाती है। जबकि आर्थिक विकास जब किसी राष्ट्र या देश ने शुरू ही किया है उत्पादन को बढ़ावा देना या नई नई तकनीक का प्रयोग करना, अभी उनकी राष्ट्रीय आय इतनी अधिक नहीं हुई है, अभी उनकी प्रति व्यक्ति आय इतनी अधिक नहीं हुई है कि वो इस स्थिर दशा में पहुंच सके जहां उनकी आर्थिक समृद्धि हो। चार्ल्स किल्डेल पर्जर ये कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि का संबंध केवल उत्पादन में वृद्धि से है। एक स्थिति आती है जब उत्पादन में अधिक वृद्धि हो जाती है। डब्ल्यू रोस्टो वो कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो उनकी बुक है उसमें वो कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल एंड द वर्किंग फोर्स ऑन द वन हैंड एंड इन पॉपुलेशन ऑन द अदर हैंड, so that per capita output is rising। एक तरफ तो वो कहते हैं कि पूंजी में दर में लगातार वृद्धि हो रही है और जो वर्किंग फोर्स है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। तो इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। रोस्टो वो कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि एक और पूंजी और कार्यशील शक्ति में वृद्धि की दर के बीच है, तो दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि के दर के बीच स्थापित होने वाला ऐसा संबंध है जिसे प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है। तो हम अगर इसकी बात करें आर्थिक समृद्धि की विशेषताओं की, तो पहली इसकी जो विशेषता है वो है प्रति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, नेशनल इनकम एंड कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम इंक्रीज। जैसे किसी भी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना जो है उस देश के आर्थिक समृद्धि का संसूचक होता है। इसका मतलब वो आर्थिक विकास कर रहा है या हो चुका है उसका, और इसी के आधार पर हम उसके देश का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मेजरमेंट करते हैं। अब एक वर्ष में किसी देश में जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके कुल मूल्य में से व्यय और ह्रास को घटाकर जो मूल्य शेष रहता है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेशनल इनकम जो होती है वो कुल सेवाओं के उत्पादन में से ह्रास को घटा दो, व्यय को घटा दो और जो बचे उसे नेशनल इनकम कहते हैं। और राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से अगर भागफल दे देते हैं तो वो प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। तो इस आधार पर हम उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजरमेंट कर सकते हैं। उत्पादन के साधनों का तार्किक उपयोग, लॉजिकल यूज ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितना अधिक उत्पादन के साधनों का, चाहे वो संसाधन जो है प्राकृतिक हो, चाहे मानवीय संसाधन हो, चाहे भौतिक संसाधन हो, जितना अधिक उनका मैक्सिमम यूज होगा उतना ही उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब जैसे नेचुरल जो रिसोर्सेज है, जैसे उसमें जल है, हवा है, खनिज पदार्थ है, वनस्पति है, इन सब का जितना अधिक उपयोग होगा। और दूसरी चीज है भौतिक शक्तियाँ, जैसे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, अधिक बढ़िया से बढ़िया मशीनें होंगी और उन मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा अगर उपयोग होगा तो उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अधिक से अधिक होगी।
तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों का जो तार्किक उपयोग है, लॉजिकल यूज ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से जो है वो किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। मानवीय शक्ति, अगर श्रमिक जो है वो स्वस्थ है, कुशल है, और तो उसमें अपने आप ही प्रोडक्शन बहुत अधिक होगा, और प्रोडक्शन बहुत अधिक होगा तो अपने आप ही नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा और आर्थिक समृद्धि होगी। केवल आर्थिक समृद्धि ही काफी नहीं है, ये ही केवल सफिशिएंट नहीं है। उस समाज में समाज कल्याण कार्यों में भी सुधार होना बहुत जरूरी है। इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर, प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन साधनों के तार्किक उपयोग के बाद में अगर हम देखें तो उसके लाभ का बराबर बराबर वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाज का एक हिस्सा जो है वो लाभ से वंचित रह जाए। तो अगर वो लाभ से वंचित रह जाएगा तो समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। तो समस्याओं के समाज के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिक से अधिक समाज कल्याण की आवश्यकता है, श्रमिक कल्याणों की भी आवश्यकता है। आर्थिक समृद्धि एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। कैसे होगी? जितना उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन में वृद्धि को हम आर्थिक समृद्धि कह रहे हैं, तो जितना अधिक उत्पादन में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, लाभ भी उतना अधिक होगा, और जितना अधिक लाभ होगा उससे क्या होगा? पूंजी अधिक होगी, और पूंजी जब जमा अधिक होगी तो उसका विनिवेश भी बहुत अधिक होगा। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है। तुरंत इसके परिणाम नहीं होते, लंबे समय तक चलती रहती है, तब इसके हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे जो है ये दशाओं पर निर्भर करता है, उस राष्ट्र की क्या क्या सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं हैं, और उस आधार पर ये विकास निर्भर करता है। आर्थिक वृद्धि के कुछ नियम भी हैं और लॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे पहला लॉ जो है वो है पूंजी का संचय और प्रौद्योगिकी में सुधार। सबसे पहली बात, जिस राष्ट्र में एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट है, वो अर्थशास्त्री हैं, वो सबसे पहले आर्थिक वृद्धि का एक व्यवस्थित सिद्धांत उन्होंने दिया था, और उसमें वो कहते हैं कि पहले अधिक से अधिक उन्नत मशीनों का आविष्कार किसी भी देश में उत्पादकता और भौतिक कल्याण को बढ़ाने के लिए मुख्य आधार है। किसी भी देश में मशीनों का, उन्नत मशीनों का आविष्कार उस देश में भौतिक उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार है। मशीनें जो है वो अच्छी होंगी तो अपने आप ही जो है प्रोडक्शन अच्छा होगा। प्रौद्योगिकी में सुधार जो है उससे लेविस भी यही कहते हैं कि प्रौद्योगिकी में सुधार होने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, और इससे देश में पूंजी के संचय में भी वृद्धि होती है। पूंजी में संचय तभी होगा जब प्रौद्योगिकी में सुधार होगा। अच्छी मशीनों से अच्छा उत्पादन, अच्छे उत्पादन से अच्छा लाभ, अच्छे लाभ से पूंजी का अधिक से अधिक संचय होगा। तो पूंजी के संचय से, और कार्ल मार्क्स भी यही कहते हैं, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि प्रौद्योगिकी जब जब बदलती है तो समाज में परिवर्तन आता है। तो आर्थिक वृद्धि का जो पहला नियम है वो है पूंजी का संचय और प्रौद्योगिकी में सुधार। दूसरा है जनसंख्या संबंधी परिवर्तन। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो का ये कहना है कि किसी देश में अगर जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ती है तो बहुत अधिक बढ़ने से आर्थिक समृद्धि की दर कम होती है, क्योंकि इतने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए देश को अधिक से अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो गरीबी भी आती है, बेरोजगारी भी आती है। परंतु जो केन्स है, जॉन मेनार्ड केन्स, वो इनकी धारणा को स्वीकार नहीं करते। जॉन मेनार्ड केन्स कहते हैं कि अगर किसी भी राष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि होगी अधिक, तो इसका मतलब है वस्तुओं की मांग अधिक बढ़ेगी, और जब वस्तुओं की मांग अधिक बढ़ेगी तो उत्पादन भी अधिक होगा, और उत्पादन अधिक होने से क्या होगा? आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तो इसके लिए वो एग्जाम्पल भी देते हैं चीन का और भारत का। वो कहते हैं यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है, बहुत अधिक जनसंख्या विस्फोट है, फिर भी उन्होंने आर्थिक विकास के मार्ग में उन्होंने आर्थिक विकास बहुत अधिक किया है। तो वो ये सिद्ध करते हैं चीन और भारत का एग्जाम्पल देके कि जनसंख्या जो है वो आर्थिक
विकास के मार्ग में कहीं पर भी बाधा उत्पन्न नहीं करती है। फिर नेक्स्ट है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिवीजन ऑफ लेबर जितना समाज में बढ़ता है उससे एक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य करने में कुशल हो जाता है, उसमें दक्ष हो जाता है, और उस कुशलता के आधार पर जब वो कार्य करेगा तो उत्पादन अधिक से अधिक होगा, और जब उत्पादन अधिक से अधिक होगा तो इसका जो है प्रोडक्शन का जो प्रभाव है वो प्रॉफिट, और प्रॉफिट से जो है वो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, और उस राष्ट्र का विकास भी होगा। और उद्यमिता जो है, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप होती है नवाचार। किसी भी उद्योग में नवाचार क्या है? दूरदर्शिता, दूरदृष्टि के साथ कोई भी कार्य करना। तो नवाचार की जैसे अगर हम बात करें तो उबर है, ओला है, जोमेटो है, ये एक अपने ऑक्यूपेशन में, अपने व्यवसाय में एक नई खोज है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मांग को बढ़ाया जा सके, उत्पादन को बढ़ाया जा सके और प्रॉफिट को अधिक से अधिक कमाया जा सके। तो इस बारे में रिकार्डो ने बल दिया है कि विभिन्न उद्योगों में उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित लोगों में जब तक कि अपने उत्पादों और प्रबंधन और संगठन के बारे में एक दूरदृष्टि या विजन नहीं होता है, तब तक आर्थिक वृद्धि व्यवस्थित नहीं हो सकती। आर्थिक वृद्धि के लिए उन्हें अपने प्रबंधन हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे संगठन हो, उन सब में एक दूरदृष्टि रखनी आवश्यक होती है, विजन होना जरूरी होता है। तो सुम्पिटर जो है वो भी उन्होंने कहा है कि वो उद्यमिता को सुम्पिटर परिभाषित करते हुए कहते हैं कि उपभोग के भावी प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए नवाचारों की सहायता से कुल उत्पादन में इस तरह वृद्धि करना जिससे सकल आर्थिक वृद्धि को बढ़ाया जा सके। उपभोग के भावी प्रतिमानों को कि किस तरह से नए नए पैटर्न्स डेवलप होंगे उपभोग के, जैसे कि आज जो है वो हम मंगा लेते हैं बिग बास्केट से सब्जियां। बिग बास्केट उपभोग का नया प्रतिमान है, और कुछ भी परचेजिंग करना हो फ्लिपकार्ट है उससे ले लेते हैं, अमेजोन है उससे ले लेते हैं। तो ये उपभोग के नए प्रतिमान हैं। तो उपभोग के नए प्रतिमानों को ध्यान में रखकर जो नवाचार किए जाते हैं जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा सके, उसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, इसमें बहुत ही माइनर सा अंतर है, छोटा सा अंतर है, पर आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है विकास और आर्थिक समृद्धि।